जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम लोग भाग 4 की चर्चा करते हैं। भाग 4 का नाम है राज्य की नीति के निदेशकता, तो आप सभी को पता ही है। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की गई है। जो अनुच्छेद 36 है, इसके पहले कि आपने सारे वीडियो देख रखे हों तभी ये आपको क्लियर चीज़ें होंगी। अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियोस तो आप प्लीज़ जो है चाहिए जो सब्सक्रिप्शन है उसमें हमने इसका लिंक डाल दिया हुआ है पिछले सारे वीडियोस का। पिछले 2 वीडियो में डाल रखे हैं, दोनों आप देख लीजिए। देखना क्या, केवल आपको सुनना है ध्यान से 1-2 बार, बस सारे पॉलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 36 आर्टिकल नंबर 36 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर, ध्यान करिए, जो 12 था उसमें स्टेट्स जो वर्ड था, राज्य जो शब्द था, उसको डिफाइन किया गया था, उसको परिभाषित किया गया था, उसकी डिफिनेशन दी गई थी। वही सेम डिफिनेशन जो है अनुच्छेद 36 में भी है, ठीक है। और अनुच्छेद 37 ये कहता है कि भाग 4 में जो चीज़ें हैं, भाग 4 में जो प्रावधान किए गए हैं, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह उनको कानून बनाते समय लागू करे। लेकिन यह राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि उसके पास अगर पैसा होगा तो वो आपको सुविधाएं देगी, अगर पैसा नहीं होगा तो सुविधाएं नहीं देगी। अगर राज्य आपको सुविधाएं देता है तो यह अच्छी बात है, अगर सुविधाएं आपको नहीं देता है तो आप इसके लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकते। मोटा मोटा अगर आपको एग्जांपल समझना हो तो ऐसे समझिए कि इस समय सरकार आपको जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके आपको फ्री राशन गेहूं तेल चना दे रही है। तो गेहूं तेल चना अगर आपको सरकार दे रही है तो अच्छी बात है। अगर सरकार ना दे तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाएंगे ये कहने कि सरकार हमको चना गेहूं तेल नहीं दे रही है, ठीक है। तो आपको बातें ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 37 क्लियर हो गया। 38 देख लेते हैं। 38 में कहा गया है माफ़ करिएगा, 38 में कहा गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं बनाएगा। अर्थात जो राज्य है वो जनता के कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे समाज के लोगों को लाभ हो। फिर वही बात है कि राज्य के दायित्व है, राज्य का ये करना चाहिए, लेकिन राज्य करेगा ही ऐसा उसको बाध्य नहीं किया गया है। क्योंकि जब संविधान बनाया गया तो संविधान निर्माताओं ने देखा कि अभी तो हमारे परिस्थिति नहीं सही है, गरीबी है, देश में भुखमरी है, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे पास पैसा पर्याप्त हो जाएगा तो राज्य जो है जनता के लिए भी कुछ काम करे, केवल अपना ही पेट ना भरे, राज्य लोगों के हितों का भी काम करे। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व होने चाहिए जिससे राज्य जो है कुछ नीतियों पे काम करे और जनता के लिए कुछ अच्छे से जो कार्य हैं, जो अच्छे से विचार हैं वो कर पाए। अनुच्छेद 39 का क्या कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। किसको? समाज के सभी लोगों को। ये जिम्मेदारी होगी राज्य की, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्य सरकार के खिलाफ आप हाई कोर्ट नहीं चले जाएंगे कि राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है। ये राज्य सरकार का एक तरीके से ये राज्य सरकार के एक तरीके से आपके ऊपर कृपा होगी। अगर कृपा आप पे करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो आप भटकते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 में बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के संगठन के बारे में बात की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात की गई है। महात्मा गांधी के बारे में बात की गई है कि महात्मा गांधी क्या सोचते थे ग्राम पंचायत को लेकर। इस सब के बारे में चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल नंबर 41 देख लीजिए। इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अर्थात कुछ दशाओं में, मतलब कोई गर्भवती महिला है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसको उस दिशा में, उस काम में थोड़ी सी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जैसे कोई व्यक्ति अगर विकलांग है तो उससे ऐसे काम कराए जाएँ जो वो मतलब आसानी से कर सके। अब किसी विकलांग व्यक्ति को अगर मान लो पैर से विकलांग है और उसको आप मार्केट में दौड़ने पर लगा दें कि जाओ दौड़ के आओ, तो उसको तकलीफ होगी, उसको बैठने वाला काम दिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्थाएँ कहाँ की गई हैं? अनुच्छेद नंबर 41 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 42। इसमें कहा गया है कि काम का न्यायसंगत और मनोचित दिशा, अर्थात कोई प्रसूति महिलाओं को उपबंध करना। अर्थात ऐसी महिलाएं जो प्रसव पीड़ित हैं या प्रसव से गुजर चुकी हैं तो उनको प्रसव के 2-3 महीने पहले और 2-3 महीने बाद तक उनको रिलैक्स की, आराम करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसी महिलाओं को सरकार का यह दायित्व है, सरकार को यह करना चाहिए कि ऐसी महिलाओं को आराम की व्यवस्था उपलब्ध कराए, उनको छुट्टी प्रदान करे, उनको छुट्टी दे और इस छुट्टी के दौरान वह उनका वेतन आदि ना काटे। तो और काम की न्यायसंगत का मतलब है कि कोई महिला है तो उससे आप दिन में ही काम करवा लीजिए, रात में काम ना करवाइए, तो ये न्यायसंगत होगा उसके लिए। किसी व्यक्ति का अगर उचित है, उसके मन के उचित काम करवाइए, किसी व्यक्ति के मन के उचित काम कराइए। ऐसी जो है
ये बातें कही गई हैं अनुच्छेद नंबर 42 में। ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को ये लोगों के हितों में, जनता के हित में ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन वही बात है कि राज्य सरकार को इन सब कामों के लिए बाध्य नहीं किया गया है। राज्य सरकार बिल्कुल भी बाध्य नहीं है इन सब बातों को मानने के लिए, ठीक है। हालांकि चुनाव के चक्कर में राज्य सरकार बहुत सी बातों को मान भी लेती है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 43 में कहा गया है कर्मगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात जो कर्मचारी हैं उनको कम से कम इतना पैसा मिले कि वह जो है निर्वाह योग्य जीवन में अपना व्यतीत कर पाएँ। उन लोगों को एक कम से कम मिनिमम आय तो मिलनी ही चाहिए। इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 43 में की गई है। और 43 के ए में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामदारों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, अर्थात जब भी कोई उद्योग लगेगा उसमें जो उस उद्योगों का जो प्रबंधन होगा उसमें भी कुछ कामगारों को शामिल किया जाए, जिससे कि कामगार लोग जो हैं उनका वर्चस्व बढ़ सके। और अनुच्छेद 43 के खा में कहा गया है कि संविधान का 97वें संशोधन द्वारा ये अंतर स्थापित किया गया था, और इसमें भी इसी बात को प्रमोट किया गया है, बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि सरकार जो है, जो ये कामगार हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनका ध्यान रखे। कौन सरकार? सरकार का मतलब फिर वही बात है अनुच्छेद 12 वाला, आपको ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। सरकार का मतलब होता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कोई संगठन, कोई ग्रुप, कोई कंपनी जहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं और उन बहुत सारे व्यक्तियों के जिम्मेदारी, बहुत सारे व्यक्तियों का रोजी रोटी का एकमात्र जरिया वो संस्था या वो कंपनी ही है, ठीक है। उसमें राज्य सरकार भी आती है, केंद्र सरकार भी आती है, महारत्न कंपनियां जो 12 हैं वो भी आती हैं, जो नवरत्न कंपनियां हैं वो भी आती हैं, सारी कंपनियां आती हैं, रेलवे आते हैं, सारे डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है। अगले देखिए अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद नंबर 44 में कहा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। सिविल संहिता आपके बारे में आप सब जानते ही हैं। सिविल का मतलब होता है, सिविल का क्या मतलब होता है? आप सभी को पता है कि सिविल का मतलब होता है एक तरीके से जो सिविल चीज़ें हैं, जो राजकीय चीज़ें हैं, और संहिता का मतलब होता है कानून। तो सिविल संहिता के लिए एक समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के लिए समान कानून। किसी भी देश में हमारे यहाँ भारत में बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत से देशों में एक ही समान सिविल संहिता लागू है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा ऐसा है। कौन सा है? गोवा, जहाँ सिविल संहिता लागू है। इसके अलावा भारत के अन्य किसी राज्य में सिविल संहिता भी लागू नहीं है, जबकि इसको लागू होने का जो प्रावधान है, लागू होने का जो सिफारिशें हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं कि भारत में समान सिविल संहिता लागू होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी व्यक्ति के शादी करने के जो नियम हैं वो समान हो जाएंगे, किसी व्यक्ति के तलाक लेने के नियम हैं वो समान हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चर्चा अनुच्छेद 44 में की गई है। अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 44 दो जो आर्टिकल हैं भाग 4 के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर आपका 45। आर्टिकल नंबर 45 में कहा गया है कि आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 साल से जो कम का कर्मचारी है उसके बारे में बात की गई है। माफ़ करिएगा एक सेकंड। आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 साल से कम आयु के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया जाएगा। ऐसा अनुच्छेद 45 में पहले था, लेकिन अब इसको अनुच्छेद 45 से हटा के इसको एक बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 21 के ए में शामिल कर दिया गया है। आप सभी को बता चुका हूँ मैं। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर 46। कौन सा अनुच्छेद देखते हैं? 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के लोग जो हैं उनको शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति करनी है, अर्थात उनको सरकार स्कॉलरशिप दे। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको स्कॉलरशिप दे। जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो जिनके लिए EWS बना है, उन व्यक्ति के लोगों को, उन सभी लोगों को सरकार स्कॉलरशिप दे, उनको सरकार फीस को मुफ्त करे और सरकार उनको ग्रेजुएशन तक कम से कम निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। ऐसी व्यवस्था संविधान में कहा गया है करने को, लेकिन फिर वही बात है कि सरकार ये सब करने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल भी सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है। सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर है ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 48 और आर्टिकल नंबर 48 का ए। आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है, माफ़ करिएगा, आर्टिकल नंबर 47 रह गया, अभी 47 देख लेते हैं। 47 में कहा गया है कि पोषाहार तत्वों, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने पर राज्य का कर्तव्य है। अर्थात इसका मतलब यह है कि जब भी कोई छोटा बच्चा होता है, उसकी माताजी होती हैं, तो आपने देखा होगा गाँव में खूब जो है दलिया बांटी जाती है, अरहर की दाल के पैकेट बांटे जाते हैं। जब छोटा बच्चा कोई होता है
तो ये सरकार का कर्तव्य है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो पोषाहार युक्त भोजन उपलब्ध कराए, जिससे उनको किसी भी प्रकार का वो कुपोषण के शिकार ना हो। क्योंकि पहले समय में बहुत सारी गरीबी थी, तो बहुत से बच्चे जो है कुपोषण के शिकार हो जाते थे, उनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता था, पर्याप्त पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए सरकार को ये दायित्व दिया गया है कि अगर आपके पास धन है तो आप आर्टिकल नंबर 47 के तहत ये सारी चीज़ें आप उपलब्ध कराएंगे। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन के लिए संगठन को भी बनाएंगे आप, जिससे कि कृषि को भी बढ़ावा मिले और पशुपालनों को भी बढ़ावा मिल सके। जिससे क्या होता है कि किसानों की आय में वृद्धि होगी और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। अनुच्छेद 48 के काम में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन्य तथा वन्य जीवों का भी संरक्षण करना है। ये भाग इम्पॉर्टेंट में आता है। ये किस में आता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट में 48 का आपको ध्यान रखना है। 48 का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 49। इसमें राष्ट्रीय महत्व के जो संस्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, इनका आपको संरक्षण करना है, इनको संजोए रखना है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहरें हैं। ये भी राज्य सरकार का ही कर्तव्य होता है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का 50-50 करना ना बंटवारा हो जाता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का। 50 में 50-50 कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों के बीच में बंटवारा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात होती है। इंटरनेशनल रिलेशन की बात किस में होती है? आर्टिकल नंबर 51 में होती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 4। भाग 4 भी देख लेते हैं थोड़ा। भाग 4 का देख लेते हैं। भाग 4 के काम में से आप सबको पता ही है कि मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। इसमें भाग 4 काम में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो कि कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। और किस जो समिति की सिफारिश पर? तो वो उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। तो कितने जोड़े गए थे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं? वो मूल रूप से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। एक 11वां मौलिक कर्तव्य था, वो बाद में जोड़ा गया था। तो आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के का में है और अनुच्छेद 51 के का में है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि भाग 4 का, भाग 4 का या 4 का ए और अनुच्छेद 51 का ए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग भाग 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के आते ही आते हैं। तो ये देख लेते हैं भाग 5। भाग को 5 को नाम है संघ। क्या नाम है? संघ। इसमें एक ट्रिक उसकी होती है, उस ट्रिक को आप लिखना चाहें, उसका नाम है पकानी कोका दोयू दशम। इस ट्रिक को भी अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 52 से शुरू हो जाता है। अनुच्छेद नंबर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। तो 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद की चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 52 में। 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की का से कार्यपालिका की शक्ति। 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति। 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कोटा। 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में कहा गया है राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, 2 से दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन। या से कहा गया है राष्ट्रपति की योग्यता। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। 59 में कहा गया राष्ट्रपति के बनने के लिए दशाएं। 60 में कहा गया राष्ट्रपति के लिए शर्तें। और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे देख लीजिए अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत का राष्ट्रपति होगा या राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। 52 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति। 54 में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में कहा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीतियाँ होंगी वो। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। 57 में पुनर्निर्वाचन करने के लिए या दोबारा निर्वाचन की बात की गई है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएँ मतलब दशाएं क्या होंगी। और 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी। 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शपथ लेना कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ। इसीलिए जब आप ध्यान करिए अनुसूची 2 में सभी के शपथ की चर्चा थी, अनुसूची 3 में सभी के शपथ की चर्चा की गई थी, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के
शपथ की चर्चा वहाँ पे नहीं की गई थी, क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में की गई है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ की चर्चा, अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की चर्चा, तथा अनुच्छेद 62 के द्वारा राष्ट्रपति के पद को रिक्तियों को भरने के लिए और निर्वाचन का जो समय होता है, अगर राष्ट्रपति अपने पद के दौरान मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, तो उस समय में कौन व्यक्ति कार्य करेगा, राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, उस व्यक्ति की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 62 में। तो आपको ये भी मोटा मोटा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उपराष्ट्रपति, संसद और संसद के अधिकारियों के बारे में देख लेंगे, और लगभग 100 तक के आर्टिकल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आने वाले 2-3 वीडियो में हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हैं उनको भी हाईलाइट करते हुए जल्दी चलेंगे, जिससे कि आपके मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में आपकी कंप्लीट पॉलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।